हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करें अपना मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस, जो कि है पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, तो पिछले वाले चैप्टर जो था आपका चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में सीखा, बेसिकली जो प्राइवेट वाले होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें पब्लिक वाले जो सरकारी होते हैं वो, और जो ग्लोबल होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में राज करते हैं वो वाले एंटरप्राइज पढ़ना है। एंटरप्राइज मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। ओके, अच्छा, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है। एंटरप्राइज क्या होता है? क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी। मैंने ऊपर बताया ना कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब जिस बिजनेस को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल संभाल रहा है, एक इंडिविजुअल या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। और ये वाले आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हुए हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कंपनी हो गई, है ना। तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई। तो ये सारे पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इनको ओन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर? ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे चलें। पब्लिक जहां पर भी पब्लिक नेम आ गया ना, मतलब कि गवर्नमेंट समझ लेना। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन से होते हैं? जिनको गवर्नमेंट संभालती है, इंडियन गवर्नमेंट, है ना। और अब गवर्नमेंट के भी 3 लेवल होते हैं, मैंने आपको बताया ना 10th क्लास में कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म वाले चैप्टर में याद है, भूल गए क्लास 10th। ओके, तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती हैं, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों गवर्नमेंट मिलके संभालती है। कौन कौन से एंटरप्राइज? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट है ये इन एंटरप्राइज को क्यों संभालती है? ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी हो जाए। देखो क्या होता है, आपने जीडीपी का कंसेप्ट पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। वो क्या होता है कि हमारे देश में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उन सभी का, तीनों सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर से जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उन सब गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल प्रोडक्ट ऐड करके हमारी जीडीपी बनती है। तो जब पहले का टाइम था तो हमारी जीडीपी काफी अच्छी थी, लेकिन अभी हमारी जीडीपी जो है वो 5 या 6% के बीच में रहती है। तो हमारे देश की जीडीपी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो ज्यादा होगी। अब ये जीडीपी कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी जब आप हमारे देश में, मतलब गवर्नमेंट अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो फिर हमारे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ अदर 2 सेक्टर्स भी बढ़ेंगे, टर्शरी सेक्टर भी बढ़ेगा, प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा ये सेक्टर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को, और जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, और हमारी गवर्नमेंट भी सेटअप्स लगाती है, एंटरप्राइज सेटअप करती है, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाए। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब समझ में आया, जो पब्लिक ओन, गवर्नमेंट ओन करती है। अब इसके फीचर्स देखो, जो इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सेटअप करने का खर्चा होता है, यानी कि इसमें जो लागत लगानी पड़ती है या पैसा लगाना पड़ता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो कौन लगाता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर देती हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि हम लोगों की भलाई करें। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप करा देते हैं कि सस्ते में लोगों का इलाज हो जाए, है ना। और उसके बाद जितना भी मैनेजमेंट है, जितना भी कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ये जो है अकाउंटेबल है पब्लिक को, कि मतलब अगर पब्लिक कोई भी सवाल उठा दे ना इन एंटरप्राइजेस पर, तो वो अकाउंटेबल, आंसरेबल है कि हमने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले चैप्टर में तो सारे प्राइवेट एंटरप्राइज पढ़ लिए, लेकिन अब हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ेंगे, जो कि 3 टाइप के होते हैं। एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा जो है वो गवर्नमेंट कंपनी होता है। तो अब पहले मैं आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में बताती हूँ। जैसे हमने पिछले साल फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, मतलब 10th क्लास में, हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में बहुत सारे ये देखे थे कि भाई जो हमारे लाइक यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कौन कौन से इश्यूज को संभालती है ना।
हमने पढ़ा था ये कि यूनियन गवर्नमेंट जो है डिफेंस को संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन को संभालती है, स्टेट एजुकेशन को संभालती है, इस तरीके से। तो ये जितने भी इश्यूज को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, वो उन सभी इश्यूज के अलग अलग क्या बना देते हैं, मिनिस्ट्रीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिनिस्ट्रीज। जैसे कि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट, उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री और वाटर मिनिस्ट्री, वुमेन मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। और उसके बाद इन सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर, ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज के मैंने आपको नाम गिनवाए और XYZ जितनी भी है, इन सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैं अगर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री लगाऊं, ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में पोस्ट का भी काम होगा, जो खत वत आते हैं ना, पोस्ट का भी काम होगा। उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में वाटर का भी काम होगा, है ना, कि इरिगेशन पर्पस वगैरह के लिए। उसके बाद और कौन कौन से चीज़ों का काम होता है, पोस्ट हो गया, वाटर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया कि रिसर्च वगैरह करके हमें बताओ, है ना। उसके बाद एक रिसर्च सेंटर भी हो सकता है। तो यानी कि बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर सेवरल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। जैसे वुमेन मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वही होती है जिसमें बहुत सारे, जिन मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है कि पार्लियामेंट में जब कोई एक स्पेशल एक्ट बन जाता है ना, स्पेशल एक्ट कि हमारे देश में ऐसा कुछ होना चाहिए, तो एक एक्ट बन गया पार्लियामेंट में, उस एक्ट को फुलफिल करने के लिए हम कोई बॉडी बना देते हैं। ठीक है, कि आप जैसे मान लो हमारे देश में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए और भी ज़्यादा खुलने चाहिए, ठीक है, तो वो, या फिर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलने चाहिए कि आधा प्राइवेट संभालेगी आधा गवर्नमेंट संभालेगी। तो ये एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट में, तो उस एक्ट को लेकर अब एक स्पेशल ऑफिस बनाया जाएगा या फिर स्पेशल एक कंपनी खड़ी करी जाएगी जो गवर्नमेंट के हाथों में ही होगी। तो उसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट एक्ट के आधार पर बनी होती है। और गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी गवर्नमेंट सेटअप करती है ना। जैसे प्राइवेट वाली हमने पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनीज, जो पिछले चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मोटा मोटा पढ़ना, ये मैंने ब्रीफ दे दिया आपको। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्री के, एक मिनिस्ट्री है उसके सेवरल डिपार्टमेंट हो गए। जैसे हमने प्राइवेट ही लगा लो आप, जैसे एक कंपनी है उसके भी तो फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी के। ऐसे ही इसमें होता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्री के, हर एक मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और इन डिपार्टमेंट को फाइनेंस, मैनेज, कंट्रोल कौन करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है ना। यहाँ पर इंडियन रेलवे जो है उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, और इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री का एक हमारा डिपार्टमेंट हो गया पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। इस तरीके से आप समझ सकते हो। फीचर क्या होते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जैसे मान लो मैंने आपको यही एग्जांपल दिया कि वुमेन मिनिस्ट्री है, वुमेन मिनिस्ट्री में एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आ गया, तो ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वुमेन मिनिस्ट्री के अंदर, तो क्या इसकी खुद की पहचान है? नहीं, खुद की पहचान नहीं, ये तो वुमेन मिनिस्ट्री के अंडर है। सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। इट इज फाइनेंस्ड बाय, अब इनके लिए बजट पास होते हैं हर साल कि वुमेन मिनिस्ट्री वालों को कितना बजट मिलेगा, है ना। और इनसे जो भी रेवेन्यू सरकार कमाती है इन मिनिस्ट्रीज के थ्रू, वो उनके ही खजानों में जाता है या फिर उनके ही अकाउंट्स में जाता है, किसके, गवर्नमेंट के अकाउंट में, है ना। अब जो ऑडिट होती है इन सारे मिनिस्ट्रीज की, तो ऑडिट हो गया या फिर कितनी सैलरीज जाएगी या फिर जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, उस चीज के लिए भी गवर्नमेंट के खुद से रूल्स बने हैं कि हम किस तरीके से ऑडिट वगैरह करेंगे, है ना। स्टाफिंग क्या होता है, जितने भी यहाँ पर इन मिनिस्ट्रीज में, इन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में लोग काम करेंगे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और उनको रिक्रूट करने का, उनको हायर करने का भी एक पूरा अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ है ना। इनके भी अलग डिपार्टमेंट होता है हायरिंग वाले के, स्टाफिंग पर्सोनल डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन मिनिस्ट्री। इस तरीके से आपने देखा है, आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर Tier 2 का एग्जाम होता है, फिर वो भी क्लियर हो जाता है, तो आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जाम भी रिक्वायरमेंट होता है किसी किसी में, तब जाके आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो ये हो गया स्टाफिंग आपका, है ना। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर ये जो डिपार्टमेंट है कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वो सीधा मिनिस्ट्री को बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, आंसरेबल है वो मिनिस्ट्री को, अकाउंटेबल है। मेरिट्स क्या है, अगर मान लो हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है,
गवर्नमेंट को कोई भी एम या फिर गोल अचीव करना है तो इसलिए वो डिपार्टमेंट बना देती है। जैसे मान लो प्राइवेट ही लगा लो, कोई कंपनी है, एक कंपनी का सारा फाइनेंस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, है ना। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है इन डिपार्टमेंट्स को सेटअप कर देती है और ये जो है अंडर द गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक डिपार्टमेंट जो है कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेके आती है, कुछ ना कुछ पैसा जरूर आता है, वो सब गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ये पार्लियामेंट को भी अकाउंटेबल होता है कि हमने ये एक्शन किया तो क्यों किया, ताकि जो पैसा आ रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन होता रहे, है ना। क्या पता वो मिसयूज करे, इसलिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। जैसे कि डिपार्टमेंट्स जो है वो ज्यादातर वहां पर सेटअप किए जाते हैं पब्लिक में, पब्लिक एंटरप्राइज में, जहां पर सिक्रेसी चाहिए हो या फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल देना हो या फिर पूरी दुनिया को बताना नहीं होता कि हम ये वाली जो चीज है वो ओपन कर रहे हैं या फिर हम इस चीज के ऊपर अब हम काम करेंगे। जैसे देश का डिफेंस है, कितना गोला बारूद बनना है, कितने मशीन गन्स बनने हैं, कितने टैंक्स बनने हैं, कितने हथियार बाहर से आने हैं, तो ये सब चीजें जो है वो सबको बताई नहीं जा सकती, है ना। जो मिशन है वो नहीं बताए जा सकते। डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो ऐसा है, तो इन चीजों के लिए भी डिपार्टमेंट जो है सेटअप किए जा सकते हैं सीक्रेसी और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के लिए, है ना। अब डीप मेरिट्स क्या है कि यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में जो ऊपर लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, वो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस करते हैं, है ना। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है यहाँ पर, जैसे हर काम जो है वो धीरे धीरे होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि फटाफट होता हो। और यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन भी है, ठीक है। कस्टमर के लिए ज्यादा ध्यान नहीं रखते कि कस्टमर की डिमांड फुलफिल हुई या नहीं, ऐसा ये इतना ज्यादा कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर जैसे कि एक बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ना। मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये सब चीजों के लिए मतलब एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर काम करने के लिए काम करने के लिए हमें वैसा ही एक्सपीरियंस और डिग्रीज चाहिए। बट यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशन को सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल संभालते हैं, जिनको बेसिकली ह्यूमैनिटीज की साइड की नॉलेज होती है, बिजनेस साइड की नहीं, तो इतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाते। और सुटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलनी चाहिए, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए हो और जहाँ पर सिक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत चाहिए हो, वहां पर डिपार्टमेंट्स को खोला जाता है। अब हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले कोई एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, और जब वो पास हो जाता है तो उस एक्ट के ऊपर काम करने के लिए हम एक कॉर्पोरेशन बना देते हैं, हम एक बॉडी बना देते हैं जो उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगी, ठीक है। तो वो होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लगा सकते हैं, जैसे कोरोना आया, ठीक है। कोरोना में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी गवर्नमेंट में किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएं और एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, है ना, क्योंकि सारी जगह बेड फुल थे और जहां पर खाली थे वहां पर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। तो इन दैट केस यहाँ पर अब जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट पास करता है कि लोग जो है उनके पास पैसे नहीं है खुद का इलाज करवाने के लिए, तो हम एक LIC का कंसेप्ट लेके आते हैं, जहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो अपने हर साल कुछ ना कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करेंगे कंपनी को, LIC कंपनी को। एंड उसके बाद अगर वो कहीं पे भी एडमिट होते हैं तो उनका सारा खर्चा जो है वो कौन देगा, LIC कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद ये एक्ट पास हुआ और फिर क्या बन गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इसके फीचर्स क्या क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, ये देखो, ये एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पास होता है और उस एक्ट के अंदर उस कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्ट, पावर, फंक्शन सब लिखे होते हैं। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे LIC का खुद का नाम है ना, वो किसी के अंडर तो नहीं है, तो यानी कि इसकी खुद की आइडेंटिटी है, उसका खुद का नाम है, ये अपने मेंबर से अलग है, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद जो इसके राइट्स होते हैं, है ना, इसके जो मैनेजमेंट होता है, इसके जो राइट्स होते हैं वो कौन तय करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि BOD गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल्स में भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि फैसले लेते हैं कि कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है या फिर स्कूल को किस दिशा में लेके जाना है ना। इनका खुद का स्टाफ होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वालों का, रिक्रूटमेंट करते हैं और ये एक्ट के आधार पे ही लोगों को अपॉइंट करते हैं। और ये इस टाइप के एंटरप्राइज जो है वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होते हैं, इनके पास खुद का पैसा होता है, कभी कभी तो गवर्नमेंट से ले लेते हैं, कभी कभी पब्लिक से ले लेते हैं और या फिर कभी कभी अपनी अर्निंग में से ही पैसा लगा देते हैं, है ना। उसके बाद जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखा कि गवर्नमेंट के खुद के रूल्स होते हैं ऑडिट करने के, अकाउंट करने में। अब यहाँ पर इनके खुद के
ऐसा नहीं है कि इनको गवर्नमेंट के हिसाब से ऑडिट या अकाउंटिंग रूल्स वो ही फॉलो करने हैं, ये खुद के भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये इसके फीचर्स हो गए। अब मेरिट्स क्या हो गए, एक तो इंटरनल ऑटोनॉमी, यहाँ पर इनके अंदर कोई भी पॉलिटिकल मिनिस्टर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करता, ये बहुत अच्छी पावर को होल्ड करते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई इतना ज्यादा खास दबाव नहीं है, ये अपने खुल के जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। पार्लियामेंट का थोड़ा कंट्रोल होता है इनके ऊपर, क्योंकि ये बने ही कैसे है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई सिविल सर्वेंट हैंडल कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंडल कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। और डीमेरिट्स क्या होगा कि जैसे लिखा तो हुआ है कि मिनिस्टर्स इसमें दखलंदाजी नहीं देते, बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। और यूजुअली जो है ये मोनोपोली को एंजॉय करते हैं कि हम ही है, एलआईसी जो है वो एक ही है ना। और डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, और इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जैसे इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये यूजुअली तो ये मोनोपोली एंजॉय करते कि पूरे मार्केट में ये एक ही है, लेकिन इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, जिसकी वजह से ये अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। और जहां पर भी आप पब्लिक के साथ डील करते हो, जैसे एलआईसी जो है पब्लिक के साथ डील करती है, तो यहाँ पर करप्शन जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ डीमेरिट्स है इसके। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहाँ कहाँ पर सुटेबल है, जहां पर एक तो कोई स्पेशल एक्ट पास होता है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, तो वहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप होते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, यहाँ पर ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% जो कैपिटल है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, 51% जो कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी या दोनों मिलके लगाएंगे 51% कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, ये रजिस्टर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में कि हर कंपनी को बनने के बाद रजिस्टर होना पड़ता है, तो ये रजिस्टर जो है वो किसके अंडर होती है, कंपनीज एक्ट के रजिस्टर के अंडर रजिस्टर होती है, कौन से साल के, 1956 है ना। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनका खुद से एक सेपरेट नाम होता है। मैनेजमेंट जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर ही लिखा होता है कि कैसे मैनेजमेंट होगा। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, तो उसके जो रूल्स है वो कहाँ पे होते हैं, एमओयू में, जो मेमोरेंडम होता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो, इनके अंदर सारे के सारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, कैसे उनको हायर करना है। और जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पैसा कैसे, या फिर जो फंड है वो कैसे उठाएगी, शेयर होल्डिंग से या फिर प्राइवेट शेयर होल्डिंग से, मतलब शेयर्स के ऊपर ये ज्यादा काम करते हैं, तब इसके पास फंड आता है, ठीक है। इनके मेरिट्स क्या होते हैं कि ये बहुत आसानी से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत मैंडेटरी होता है कि ये चलेगी या फिर इसको कैसे चलाना है, तो इसमें गवर्नमेंट का डिसीजन मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जीक्यूशन डिसीजन की अगर हमने कुछ प्लान किया है तो उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर दें, उस प्लान को हम काम करना चालू कर दें, तो इसके लिए डिसीजन जो है गवर्नमेंट का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है ना। यहाँ पर अब ये बहुत अच्छी सी पावर में होती है, ये अपने मैनेजमेंट डिसीजन खुद लेती है, पूरे दिन फ्लेक्सिबिलिटी से काम करती है ना। और इसका जो कंट्रोल है वो पूरे मार्केट में होता है, और अगर मार्केट में कोई अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं चल रही तो ये उसको लिमिट भी कर देते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, एक तो वही गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर्स हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, वो इंटरफेरेंस करते हैं, है ना। कभी कभी ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुपते हैं। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि कहीं हमें हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जवाब ना देना पड़ जाए, कहीं हमें पार्लियामेंट को जवाब ना देना पड़ जाए कि हमने ऐसा क्यों किया, इस वजह से, है ना। जो बोर्ड होते हैं उसमें सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियन होते हैं, वो ज्यादातर अपने बॉस को मक्खन लगाने में लगे होते हैं, उनका ध्यान इस चीज में नहीं होता कि हमें कंपनी कैसे चलानी चाहिए, ठीक है। और ये सूटेबिलिटी कहाँ होती है इनकी, इन गवर्नमेंट कंपनी का वहां पर सेटअप होना इंपॉर्टेंट है, जहां पर इनके साथ प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ने को तैयार हो, और फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है एनकरेज की जाए, वहां पर इनका रोल होता है। अब हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे बदला। जैसे आपने अपनी 11th की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा ही होगा कि पब्लिक सेक्टर के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हमारी इकोनॉमी की हालत थी, पब्लिक के अंदर कितने आए, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर कितने एंटरप्राइजेस आए, उसके बाद प्राइवेट को वापस से लाने में क्या किया गया, है ना। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो दो टाइप के लिए बनता है, दो चीजों के लिए बनता है, एक तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो है
लोगों के अंदर सही से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे देश में रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है ना, तो गैप को कम करना और सभी इंडिविजुअल को एकदम एक्यूरेट या फिर एकदम अकॉर्डिंग टू स्किल्स उनको तनख्वाह दी जाए, है ना। जो वेल्थ और इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओके। और जो रोल और इम्पोर्टेंस है पब्लिक सेक्टर का वो टाइम के साथ बदलता जाता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के अंदर कुछ भी इंडस्ट्रीज नहीं थी, ना तो इंजीनियरिंग की, ना आयरन स्टील की, ना ऑयल की, ना हैवी मशीनरी की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो बहुत ज्यादा पैसा लगना था और इसके हर एक चीज के लिए बहुत लंबा लंबा वेट करना पड़ता था। तो ऐसे एरियाज में घुसने के लिए जो बहुत हैवी है वहां पर प्राइवेट सेक्टर की इतनी तो गुंजाइश नहीं थी कि वो इन एरियाज में घुस जाए, क्योंकि इतना समय कौन वेट करेगा और इतना पैसा कौन लगाएगा। और वैसे भी हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस राज था, है ना। सो इनके और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ पर रोड बनेंगे, कहाँ पर ब्रिज बनेंगे, कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आएगा। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ड्यूटी किसको दी गई? पब्लिक सेक्टर को, कि आप करोगे ये काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करोगे, है ना। और ये पब्लिक सेक्टर को दी गई कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करोगे कि वो इन इंडस्ट्रीज में आए, और अगर नहीं आते तो आप इस चीज को संभालोगे कि आप हैवी इंडस्ट्रीज में अपना रोल प्ले करोगे। रीजनल बैलेंस, इसमें क्या होता है कि हमने ये देखा कि जहां पर बंदरगाह होते हैं या फिर जहां पर पोर्ट होते हैं या फिर जहां पर रिवर होती है वहीं पर सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। तो जहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो डेवलपमेंट भी उसी इलाके में होगी। लेकिन जो रूरल एरियाज है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहां पर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती थी, तो वहां पर वैसे ही गरीबी रहती थी। फिर से रिच और पुअर के बीच में गैप आ गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जहां पर भी बैकवर्ड एरियाज है वहां पर भी इंडस्ट्री सेटअप की जाए, ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। और वहां कौन सेटअप करेगा इंडस्ट्री? पब्लिक सेक्टर करेगा इंडस्ट्री सेटअप, है ना। और फिर वहां पर भी जो लोगों की वेल्थ है या फिर जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको बहुत बड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, बहुत लार्ज बेस चाहिए होता है ताकि वो इकोनॉमिकली फंक्शन कर सके। और ये एरियाज भी पब्लिक सेक्टर लेती है अपने अंडर, है ना। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये जो एंटरप्राइज है ये मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इसलिए भी सेटअप होते हैं ताकि टक्कर दे सके, कंपटीशन दे सके प्राइवेट सेक्टर को। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज में है तो उसको थोड़ा बहुत चेक करते रहे कि हाँ ये ढंग से काम कर भी रहे हैं या फिर नाजायज कुछ चीजें तो नहीं कर रहे। और इन ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, तो ये सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब ध्यान से समझना। अब क्या होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर को ये वाला दर्जा भी दिया गया कि जितने भी हमारे देश में कैपिटल इक्विपमेंट्स बनेंगे, जैसे मशीन बनेंगी, प्लांट्स बनेंगे, डिफेंस का सामान बनेगा, कुछ भी बनेगा जो पहले हम दूसरी कंट्री से मंगाया करते, अब हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे देश में ही बने। तो इसका दर्जा किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। और जैसे कुछ कंपनीज थी, एसटीसी और एमएमटीसी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, है ना, कि हम जो है हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा बेचे और कम से कम खरीदे। और कम से कम खरीदने के लिए वो चीज हमारे देश में खुद में भी बननी चाहिए। तो इन कंपनी से हमारे इन कंपनीज ने हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उन्होंने हमारे देश में ही वो सारी चीजें कैपिटल इक्विपमेंट्स को खुद बनाने की कोशिश करी। ये जो काम था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत रिस्की था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। और इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी और मतलब सोचने में लग गई कि हमें पब्लिक एंटरप्राइज शायद और सेटअप करने चाहिए इस तरीके से। अब पब्लिक सेक्टरी रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर को लेके कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, कौन कौन से चेंजेस आए या फिर अमेंडमेंट्स आए, ठीक है। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। जैसे कि सबसे पहले पब्लिक सेक्टर जो है वो 17 एरियाज में काम कर रहा था, जैसे वाटर, बिजली और ऑयल रिफाइनरीज, आयरन एंड मेटल, आयरन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, नेचुरल गैस, इन सब चीजों के अंदर काम कर रहा था। बाद में 8 पब्लिक हो गए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गए, उसके बाद 3 ही रह गए 2001 में। अब जो है गवर्नमेंट सिर्फ 3 टाइप के एंटरप्राइजेस को संभालती है और वो 3 इंडस्ट्रीज हो गए,
एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी काम होते हैं, जो आर्म्स होते हैं यानी कि जो हथियार वगैरह होते हैं, और रेल ट्रांसपोर्ट। ये 3 ऐसे एंटरप्राइज हैं जो अभी फिलहाल पब्लिक के अंडर है। एलआईसी भी आपने सुना होगा कि थोड़ा बहुत पब्लिक, थोड़ा बहुत प्राइवेट शेयर आ गया है उसके अंदर, और साथ ही साथ आपका रेलवेज भी प्राइवेट होता जा रहा है ना। तो इससे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ये सब चीजें भी रहती हैं, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कंपनीज के, कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, आपके पास क्या क्या पावर है, और आपको कहाँ पर अकाउंटेबल होना है, कहाँ पर आंसरेबल होना है। तो एमओयू लाया गया कि हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को एमओयू के आधार से चलना है, उनकी परफॉर्मेंस जो है एमओयू के आधार पर ही ट्रैक की जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 17 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हुआ करते, लेकिन जो ऐसे एंटरप्राइज हैं जो कि गवर्नमेंट से नहीं संभाले जा रहे थे या फिर जो लॉस पे लॉस करे जा रहे थे, उनको बेच दिया गया टू द प्राइवेट वन, है ना। तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, कि जब एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर को या फिर आम पब्लिक को, आम जनता को बेच दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शनल एंड रिवाइवल, बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस ऐसे थे, सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसे थे जो कि सिक थे, मतलब कि लॉस पे लॉस करे जा रहे थे, उनके अंदर पैसे पे पैसा लगा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लॉस करे जा रहे थे। तो उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम BIFR कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, 1 नंबर में आ सकता है। और इसने क्या किया कि अगर कोई एंटरप्राइज अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हम उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ मेजर सजेस्टिव होते होंगे तो हम वो करने की कोशिश करेंगे, उसकी हालत सुधारने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसको बंद करेंगे, ठीक है। बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज की। हमने प्राइवेट वाले जो एंटरप्राइजेस थे वो पिछले चैप्टर में पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 2 में। जो पब्लिक थे वो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए। कौन कौन से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और ये आपका तीसरा वाला कौन सा था? गवर्नमेंट कंपनी। और अब हमने पब्लिक भी पढ़ लिया, प्राइवेट भी पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज, जो कि जिसमें हमारे क्या आते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपना बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में चलाती है, और उनका मेन हेडक्वार्टर अपनी होम कंट्री में होता है, जैसे कि फिलिप्स, कोका कोला, पेप्सी, इस तरीके से। इनके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें भर भर के तो एक पैसा लगता है ना। ये अलग अलग जरिए से अपने फंड्स को लेके आते हैं। इनके इंटरनेशनल ऑपरेशन होते हैं, मतलब कि ये अलग अलग देशों में जाके काम करते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, इनके ऊपर कौन कंट्रोल करता है? जो हेड डिपार्टमेंट होता है, या फिर होम कंट्री में जो डिपार्टमेंट होता है वो इनके ऊपर कंट्रोल करता है। फॉरेन कोलैबोरेशन, जैसे मान लो अभी हमारे इंडिया में G20 हुआ, तो बहुत सारे देशों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारी इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया। या फिर मान लो हमारे देश में अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो काफी सारे कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो हमारे इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगी कि हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं आपके इस इवेंट में बेचेंगे, ताकि हमारी सेल्स बढ़ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ असर आए, इस तरीके से हमारा ब्रांड नेम बिके। तो फॉरेन कोलैबोरेशंस भी होने लग गई MNC की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी। और अगर उनका इंडिया में प्रॉफिट होगा तो वो अपनी MNC इंडिया में भी सेटअप करेंगे, तो इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब फायदे ही फायदे हैं सबके। एडवांस टेक्नोलॉजी, MNC की वजह से, जैसे मान लो जापान की कोई कंपनी इंडिया में आके सेटअप होती है एज एन MNC, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी उस MNC में, तो हमारे इंडियंस को भी आ जाएगी, तो हमें भी फायदा हुआ। तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। प्रोडक्ट इनोवेशन, MNC के अंदर बहुत दिमाग वाले लोग काम करते हैं, जिनके अंदर इतने क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि वो नए नए डिजाइन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। सुपीरियर डिजाइन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और अलग अलग टाइप के हर वर्जन उनका अलग लेके आते हैं ना। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अब MNC की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक होती है, जिसकी वजह से उनका सेल्स प्रमोशन होता है। अब हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स। ये पिछले साल कट गया था, बट इस साल ये आ गए। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स या फिर कंपनी एकजुट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, वो कैपिटल लगाते हैं, टेक्नोलॉजी एक दूसरे की शेयर करते हैं, एक्सपर्टीज मतलब दोनों कंपनीज का जो स्टाफ है वो मिल जाते हैं, तो जॉइंट वेंचर बन जाते हैं, जॉइंट बिजनेस बन जाते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे हीरो साइकिल थी इंडिया की और होंडा मोटर्स कंपनी थी जापान की, दोनों ने जॉइंट वेंचर बनाया तो क्या बन गया? हीरो होंडा।
ऐसे ही सुजुकी मोटर्स थी जापान की, और मारुति जो था वो इंडियन गवर्नमेंट का था, तो क्या बन गया, दोनों को मिला के मारुति उद्योग, इस तरीके से। अब इसके फीचर्स क्या है, कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट भी लगाएगी, प्राइवेट भी लगाएगी। हो सकता है कि दोनों पार्टी, एक गवर्नमेंट हो एक प्राइवेट हो सकता है दोनों के दोनों एंटरप्राइज प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट भी लगाएगी, प्राइवेट भी लगाएगी। मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट के हाथ में रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर सोशल बेनिफिट भी है कि हम लोगों की वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान देंगे और हम प्रॉफिट भी कमाएंगे, है ना। और रिस्पॉन्सिबल जो है वो गवर्नमेंट को होना पड़ेगा, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को आंसरेबल होंगे, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी आंसरेबल होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने एक्शन क्यों लिया, है ना। बेनिफिट्स देखो, इससे बहुत सारे रिसोर्सेज आएंगे, हमारे देश की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्विकली सेल्स होंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी, उस देश की टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, हमारे देश की टेक्नोलॉजी वो लोग सीखेंगे, या फिर वो एक जो बिजनेस फॉर्म होगा वो दूसरे बिजनेस फॉर्म की टेक्नोलॉजी या फिर वर्किंग को समझेगा, इस तरीके से। नए मार्केट, जैसे अब जापान का जो वेंचर था, उसने इंडिया में पार्टिसिपेट किया, इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर किया, तो इंडिया की कितनी वास्ट मार्केट है ना, तो उनको इंडिया की मार्केट मिल गई। इनोवेशन, उसके बाद फॉरेन पार्टनर्स जब इंडियन पार्टनर्स के साथ मिल जाते हैं तो अलग अलग टाइप के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे जो देश का मार्केट है, जो इतना डिमांडिंग है और कॉम्पिटिटिव है, उसकी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब क्योंकि एक देश की लेबर जो है वो बहुत सस्ती होगी, रॉ मटेरियल भी सस्ता होगा, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। वेल नोन ब्रांड नेम, अगर एक ब्रांड जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है वो दूसरे ब्रांड के साथ जुड़ जाता है, जो इतना ज्यादा फेमस नहीं है, तो दूसरे ब्रांड का भी ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा पहले वाले की वजह से। बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पीपीपी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एंटरप्राइज होता है जिसमें एक स्पेशल काम किया जाता है, या फिर कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाता है जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर संभालते हैं। जैसे मान लो अभी भारत मंडपम बना है ना, तो वो वाली बिल्डिंग बनने के लिए प्राइवेट भी चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहिए, तो ये पीपीपी हो गया, ठीक है। उसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट भी चाहिए और पब्लिक भी चाहिए, है ना। और उसके बाद देखो, ये हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को लेते हैं पीपीपी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर बहुत पैसा चाहिए, जहाँ पर हैवी इंडस्ट्री की जरूरत चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में हर जगह मेट्रो, हर इलाके में मेट्रो सेटअप हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, हैवी इंडस्ट्री, जैसे कि कोयला चाहिए, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, मशीनरी चाहिए, है ना, एटॉमिक एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जीज चाहिए, है ना, पेट्रोलियम चाहिए, हर चीज चाहिए। तो ऐसे बड़े से प्रोजेक्ट के लिए तो वहां पर पीपीपी यूज होती है। और पब्लिक वेलफेयर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। रेवेन्यू शेयरिंग कैसा होता है, दोनों के दोनों जो रेशियो सिलेक्ट होते हैं ना, कि इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, जैसे 1:1 या फिर 2:3, इस तरीके से रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों प्राइवेट और पब्लिक, और तब जाके जो पैसा आता है उसको शेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारे जो पूरा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।